अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आज हम एक बहुत लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा हमें ले जाएगी हजारों साल पीछे, प्राचीन काल की ओर। यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह है मानव सभ्यता की कहानी, आपकी और मेरी, हमारी जड़ों की कहानी। तो चलिए धीरे धीरे इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं। हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, आपकी आंखें भारी होती जा रही हैं और अब आप पूरी तरह तैयार हैं प्राचीन समय में लौटने के लिए। प्राचीन मानव का जीवन बहुत बहुत समय पहले, इतना समय पहले कि हम कल्पना भी मुश्किल से कर पाएं। इंसान गुफाओं में रहता था, उसके पास घर नहीं थे, कपड़े नहीं थे, कोई गांव या शहर नहीं था। वह प्रकृति के साथ जीता था। दिन की शुरुआत सूरज के साथ होती, रात का अंधेरा डर और रहस्य लेकर आता। वह नदियों के किनारे पानी ढूंढता, जंगलों से फल तोड़ता और जानवरों का शिकार करता। सोचिए वह समय कैसा रहा होगा। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और बीच बीच में डरावने जंगली जानवरों की आवाजें। मानव उस समय बहुत कमजोर था, न उसके पास हथियार थे, न सुरक्षा का कोई साधन। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा जीवन जीना और प्रकृति के रहस्यों को समझना। पिछली बार हमने देखा कैसे इंसान गुफाओं में रहता था, डरता था और प्रकृति के साथ जीवन बिताता था। अब सोचिए, एक ठंडी रात है, आसमान में बिजली चमकती है, गर्जना होती है और अचानक एक पेड़ पर आग लग जाती है। प्राचीन मानव उस आग को पहली बार देखता है। वह डरता है, आग की लपटें उसे डरावनी लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे वह समझता है कि यह आग सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि जीवन देने वाली है। वह आग के पास जाता है और देखता है कि यह गर्मी देती है, उसके शरीर को ठंड से बचाती है। धीरे धीरे वह सीखता है कि आग का इस्तेमाल कैसे करना है। पहले उसने जलती टहनियां उठाईं, फिर पत्थर रगड़कर आग पैदा करना सीखा। यही आग इंसान के जीवन की सबसे बड़ी खोज थी। अब उसके पास सुरक्षा थी। अंधेरी रातें उतनी डरावनी नहीं रहीं, क्योंकि आग ने रोशनी दी। जंगली जानवर भी आग से दूर भागते थे। अब इंसान थोड़ा सुरक्षित हो गया था। ने उसे खाना पकाना सिखाया। पहले वह कच्चा मांस खाता था, लेकिन आग पर पकाकर खाना स्वादिष्ट और पचाने में आसान हो गया। सोचिए, उस समय पहली बार जब इंसान ने पका हुआ भोजन खाया होगा तो उसे कैसा अनुभव हुआ होगा। शायद उसे लगा होगा कि यह तो किसी जादू से कम नहीं। अब इंसान अकेले नहीं, झुंड में रहने लगा, समूह बनाकर शिकार करने लगा। वे बड़े बड़े जानवरों को घेर लेते और भालों से हमला करते। कभी कभी वे घंटों तक जानवर का पीछा करते। शिकार सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि जीवित रहने का साधन था। महिलाएं और बच्चे फल, जड़ें और बीज इकट्ठा करते। पुरुष जंगलों में शिकार के लिए जाते। धीरे धीरे उन्होंने हथियार बनाने शुरू किए। पत्थर को तराश कर नुकीला कियालकड़ी को भाले में बदला और शिकार करना आसान बना लिया। धीरे धीरे इंसान ने समझा कि अकेले रहना मुश्किल है, इसलिए वे मिलकर रहने लगे। झुंड, जनजाति और छोटे छोटे समूह बने। वे साथ बैठकर खाते, साथ मिलकर शिकार करते और आग के चारों ओर बैठकर रात गुजारते। आग के चारों ओर बैठना शायद मानव इतिहास की पहली सभा थी, जहां लोग कहानियां सुनाते, अनुभव साझा करते और डर को दूर करते। सोचिए कैसे आग की रोशनी में लोग एक दूसरे से जुड़े होंगे। यहीं से इंसान ने सीखना शुरू किया, साझा करना, मिलकर जीना। तो इस हिस्से में हमने देखा कैसे आग ने इंसान का जीवन बदल दिया, कैसे उसने शिकारी जीवन जिया और झुंड में रहना सीखा। अब आप कल्पना कीजिए कि आप भी उस समय के जंगल में हैं। आपके चारों ओर अंधेरा है, लेकिन सामने आग जल रही है। उस आग की गर्माहट आपके शरीर तक पहुंच रही है और आपके मन को शांति मिल रही है। धीरे धीरे आपका शरीर और भी हल्का हो रहा है। आप गहरी नींद में डूबने लगे हैं, क्योंकि हमारी यात्रा अभी और लंबी है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे इंसान ने खेती करना सीखा और गांवों की शुरुआत हुई। पिछले हिस्से में हमने देखा कैसे इंसान ने आग की खोज की और शिकारी जीवन जीना शुरू किया। अब हम चलेंगे उस समय की ओर जब मानव जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया, और वह था खेती की खोज। यही वह पल था जिसने इंसान को घुमंतू जीवन से निकालकर एक जगह स्थायी बना दिया। सोचिए, एक दिन इंसान ने देखा कि जहां उसने अनाज के बीज गिराए थे, वहीं पर छोटे छोटे पौधे उगाए। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। फिर उसने समझा कि बीज बोकर वह अपना खाना खुद उगा सकता है। धीरे धीरे उसने जान लिया कि अलग अलग ऋतुओं में कौन सा बीज बोना चाहिए, किस तरह से पौधों को पानी चाहिए, कैसे खेत साफ रखना है। इंसान ने सबसे पहले गेहूं, जौ और बाजरा उगाना सीखा और यहीं से शुरू हुआ कृषि का नया युग। खेती के साथ साथ मनुष्य ने जानवरों को पालना भी शुरू किया। पहले वह उनका शिकार करता था, लेकिन अब उसने सोचा कि अगर जानवरों को अपने पास रखे
तो रोज शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस तरह कुत्ते, बकरी, भेड़ और गाय मानव के साथी बने, कभी भोजन के लिए, कभी दूध के लिए और कभी सुरक्षा के लिए। सोचिए, उस समय पहली बार जब इंसान ने गाय का दूध पिया होगा तो उसे कैसा लगा होगा। शायद उसे लगा होगा कि यह प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। खेती और पशुपालन ने मनुष्य को स्थायी बना दिया। अब उसे रोज रोज नई जगह नहीं जाना पड़ता था। वह एक जगह रहने लगा और धीरे धीरे छोटे छोटे गांव बसने लगे। इन गांवों में लोग मिट्टी और लकड़ी से घर बनाते, कभी कभी पत्थरों से दीवारें भी खड़ी करते। हर घर के आसपास खेत होते जहां लोग अनाज उगाते, जानवरों के लिए बाड़े बनाते। गांवों में मिलजुल कर रहना मानव के लिए नया अनुभव था। अब लोग एक दूसरे की मदद करते, साथ काम करते और मिलकर त्योहार मनाने लगे। गांवों के साथ सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। अब इंसान सिर्फ भोजन और शिकार के बारे में नहीं सोचता था, वह रिश्ते बनाने लगा। परिवार बने, समूह और कबीले बने। धीरे धीरे नियम भी बनने लगे। कौन खेत देखेगा, कौन जानवरों की देखभाल करेगा, कौन गांव की रक्षा करेगा, यह नियम ही समाज की नींव बने। कल्पना कीजिए साहब, एक प्राचीन गांव में है, सुबह का समय है, सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। लोग हल से खेत जोत रहे हैं, बच्चे हंसते खेलते हैं, महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में पानी भर रही हैं और दूर गायें और बकरियां चर रही हैं। यह दृश्य शांति से भरा है, धीमा, स्थिर और सुकून देने वाला, जैसे समय ठहर गया हो। हमने देखा कैसे इंसान ने खेती सीखी, जानवरों को पालतू बनाया और गांवों की शुरुआत की। यही गांव आगे चलकर बड़े बड़े नगर बने और नगरों से सभ्यताओं का जन्म हुआ। अब आप गहरी सांस लीजिए और खुद को उस प्राचीन गांव में महसूस कीजिए, जहां सब कुछ शांत है, धीरे धीरे बहती हवा है और जीवन सरल और सुकून भरा है। अब आप और गहराई से नींद में जा सकते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा जारी है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे इन गांवों से महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। पिछले हिस्से में हमने देखा कैसे इंसान ने खेती शुरू की, जानवरों को पालतू बनाया और गांवों में बसने लगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। समय के साथ ये छोटे छोटे गांव बड़े होते गए, लोगों की संख्या बढ़ने लगी और फिर इन्हीं गांवों से जन्म लिया सभ्यता ने। सभ्यता यानी मनुष्य की उन्नति की सबसे सुंदर कहानी। नगरों का जन्म। धीरे धीरे गांवों के लोग संगठित होने लगे। उन्होंने खेतों से अनाज इकट्ठा किया, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अनाज के भंडार बनाए। अब भोजन केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी सुरक्षित होने लगा। भोजन की अधिकता ने लोगों को और काम करने का समय दिया। अब हर कोई खेतों में काम नहीं करता था। कोई मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, कोई कपड़े बुनने लगा, कोई धातु से औजार बनाने लगा और इस तरह और विभिन्न कामों का बंटवारा हुआ। इन्हीं कामों के कारण गांव बड़े होकर नगर बने और नगरों से सभ्यता का जन्म हुआ। सभ्यता की पहचान, एक सभ्यता की पहचान केवल उसके नगरों से नहीं होती थी, बल्कि वहां बने मंदिरों, महलों और नियम कानून से भी होती थी। लोगों ने बड़े बड़े भवन बनाए, सड़कें बनाई, बाजार लगाए, कला और शिल्प का विकास किया। यहीं से लेखन की शुरुआत हुई। पहले लोग गुफाओं में चित्र बनाते थे, लेकिन अब वे मिट्टी की तख्तियों, पत्तों और चमड़े पर लिखने लगे। लेखन ने उन्हें इतिहास दर्ज करने की ताकत दी। महान सभ्यताएं। प्राचीन दुनिया में कई महान सभ्यताएं उभरी। मिस्र की सभ्यता, जहां नील नदी बहती थी। लोगों ने ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाए, मम्मी बनाई और आकाश की ओर देखते हुए गणित और खगोल विज्ञान की शुरुआत की। मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच का क्षेत्र, यहीं से पहली बार लेखन की लिपि पैदा हुई। लोगों ने जिगुरत नामक मंदिर बनाए और अपने देवताओं की पूजा की, जिसे हम भारत की प्राचीनतम सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर आज भी मानव इतिहास के अनमोल उदाहरण हैं। यहाँ की सड़कों की योजना, नालियों की व्यवस्था और विशाल भवन आज भी हमें चकित करते हैं। जहाँ लोग पीली नदी के किनारे बसे, उन्होंने रेशम का आविष्कार किया और लिखावट की अनोखी शैली विकसित की। हर सभ्यता की अपनी पहचान थी, लेकिन सब में एक बात समान थी। लोगों ने मिलकर एक संगठित और सुंदर समाज बनाया। सभ्यताओं के साथ साथ धर्म और आस्था का जन्म हुआ। लोगों ने देवताओं की कल्पना की। किसी ने सूर्य को देवता माना,
किसी ने चंद्रमा को, किसी ने धरती, किसी ने पानी और किसी ने आग को पूजनीय माना। ये आस्थाएं लोगों को जोड़ने लगीं। त्योहार और पूजा पाठ ने समाज को एकजुट किया। लोगों ने मिलकर गीत गाए और नृत्य किए और जीवन को अर्थ दिया। सभ्यता के साथ साथ कला, संगीत और ज्ञान का भी विकास हुआ। लोगों ने सुंदर मूर्तियां बनाई, चित्रकारी की, मिट्टी और धातु से अद्भुत वस्तुएं बनाई। लेखन के कारण तख्तानियां और विचार आगे बड़े में शिक्षा की शुरुआत हुई। बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाने लगा। यह सब इंसान की उन्नति का प्रतीक था। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन नगर में हैं। सुबह का समय है, बाजार सज चुका है। लोग अपने सामान बेच रहे हैं। किसी के पास मिट्टी के बर्तन हैं, किसी के पास कपड़े हैं। कोई मसाले बेच रहा है तो कोई धातु के औजार। दूर एक मंदिर की घंटियां बज रही हैं। बच्चे गलियों में खेल रहे हैं और घरों की छतों पर लोग बातचीत कर रहे हैं। यह दृश्य बहुत जीवंत है, लेकिन साथ ही बहुत शांत और संतुलित गांवों के साथ सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। अब इंसान सिर्फ भोजन और शिकार के बारे में नहीं सोचता था, वह रिश्ते बनाने लगा। परिवार बने, समूह और कबीले बने। धीरे धीरे नियम भी बनने लगे। कौन खेत देखेगा, कौन जानवरों की देखभाल करेगा, कौन गांव की रक्षा करेगा, यह नियम ही समाज की नींव बने। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन गांव में है, सुबह का समय है। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। लोग हल से खेत जोत रहे हैं। बच्चे हंसते खेलते हैं। महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में पानी भर रही हैं और दूर गायें और बकरियां चर रही हैं। यह दृश्य शांति से भरा है, धीमा, स्थिर और सुकून देने वाला। जैसे समय ठहर गया हो। हमने देखा कैसे इंसान ने खेती सीखी, जानवरों को पालतू बनाया और गांवों की शुरुआत की। यही गांव आगे चलकर बड़े बड़े नगर बने और नगरों से सभ्यताओं का जन्म हुआ। अब आप गहरी सांस लीजिए और खुद को उस प्राचीन गांव में महसूस कीजिए, जहां सब कुछ शांत है, धीरे धीरे बहती हवा है और जीवन सरल और सुकून भरा है। अब आप और गहराई से नींद में जा सकते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा जारी है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे इन गांवों से महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। पिछले हिस्से में हमने देखा कैसे गांवों से नगर बने और कैसे उन नगरों से सभ्यताओं का जन्म हुआ। अब समय है दुनिया की कुछ महानतम सभ्यताओं की यात्रा करने का। आज हम चलेंगे नील नदी के किनारे बसे मिस्र की ओर, फिर चलेंगे टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच मेसोपोटामिया की ओर, और फिर पीली नदी के किनारे बसे चीन की ओर। आइए धीरे धीरे इन सभ्यताओं में डूब जाते हैं। मिस्र की सभ्यता, नील नदी का तोहफा। कल्पना कीजिए, आप नील नदी के किनारे खड़े हैं। सामने ऊंचे ऊंचे पिरामिड आकाश को छू रहे हैं। चारों ओर सुनहरी रेत का रेगिस्तान फैला है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का उपहार कहा जाता है। हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी और ये बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी। यही मिट्टी कृषि के लिए जीवनदायिनी थी। मिस्रवासी गेहूं और जौ उगाते थे। वे शानदार महल और मंदिर बनाते थे। उनके फराओ यानी राजा देवताओं की तरह पूजे जाते थे। सबसे अद्भुत थे उनके पिरामिड। ये पिरामिड फराओ के मकबरे थे, जहां उनकी मम्मी रखी जाती थी। मम्मी बनाना एक कला थी, जिससे शव हजारों साल तक सुरक्षित रहता। मिस्रवासियों ने खगोल विज्ञान और गणित में भी अद्भुत खोजें की। वे सूर्य और चंद्रमा की चाल को समझते थे और कैलेंडर बनाते थे। धीरे धीरे कल्पना कीजिए कि आप नील नदी की लहरों को सुन रहे हैं। चारों ओर शांति है और दूर पिरामिड सूरज की किरणों में चमक रहे हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सभ्यताओं की जननी। अब हम चलते हैं टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच के क्षेत्र की ओर। यही है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का अर्थ है तो नदियों के बीच की भूमि। यहीं पर मानव इतिहास की पहली लिपि बनी, क्यूनिफॉर्म लिपि। मिट्टी की तख्तियों पर लोग चिन्ह उकेरते थे और अपने विचार लिखते थे। मेसोपोटामिया में बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, जिन्हें जिगुरत कहा जाता था। ये ऊंचे सीढ़ी नुमा भवन होते थे, जो देवताओं की पूजा के लिए बने थे। यहाँ के लोग गणित और खगोल विज्ञान में भी निपुण थे। वे तारों की चाल देखते और समय की गणना करते। मेसोपोटामिया में बाजार सजते थे। लोग अनाज, कपड़े और धातु का व्यापार करते थे।
यहीं से कानून बनाने की परंपरा भी शुरू हुई। हम्मुराबी नामक राजा ने दुनिया का पहला लिखित कानून बनाया। कल्पना कीजिए, आप उस बाजार में खड़े हैं, चारों ओर लोग सामान बेच रहे हैं, बच्चों की हंसी, गाड़ियों की खटखटाहट और मंदिर की घंटियां मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना रही हैं। चीन की सभ्यता, पीली नदी का संगम। अब हम चलते हैं चीन की ओर। यहाँ की सभ्यता पीली नदी के किनारे फली फूली। इसे पीली नदी की सभ्यता कहा जाता है। चीन वासियों ने बहुत सी अद्भुत चीजें खोजी। उन्होंने रेशम का आविष्कार किया, जिससे रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की शुरुआत हुई। उन्होंने कागज बनाना सीखा और लिखने की एक अनोखी शैली विकसित की। चीन की दीवार मानव इतिहास की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। यह दीवार हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है और आज भी प्राचीन चीन की शक्ति और कौशल का प्रतीक है। यहाँ लोग पूर्वजों की पूजा करते थे। वे मानते थे कि पूर्वज आत्माएं परिवार की रक्षा करती हैं। चीन में दार्शनिक विचार भी जन्मे। कन्फ्यूशियस जैसे महान दार्शनिकों ने समाज को नैतिकता और अनुशासन का संदेश दिया। कल्पना कीजिए, आप चीन की किसी प्राचीन नगरी में हैं। चारों और लाल लाल लटेनें टंगी हैं। बाजार में रेशम के कपड़े चमक रहे हैं और मंदिर की घंटियां हवा में गूंज रही हैं। सब कुछ इतिहास और शांति से भरा हुआ है। पिछले हिस्से में हमने देखा कैसे इंसान ने खेती शुरू की, जानवरों को पालतू बनाया और गांवों में बसने लगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। समय के साथ ये छोटे छोटे गांव बड़े होते गए, लोगों की संख्या बढ़ने लगी और फिर इन्हीं गांवों से जन्म लिया सभ्यता। नई सभ्यता यानी मनुष्य की उन्नति की सबसे सुंदर कहानी, नगरों का जन्म। धीरे धीरे गांवों के लोग संगठित होने लगे। उन्होंने खेतों से अनाज इकट्ठा किया। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अनाज के भंडार बनाए। अब भोजन केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी सुरक्षित होने लगा। भोजन की अधिकता ने लोगों को और काम करने का समय दिया। अब हर कोई खेतों में काम नहीं करता था। कोई मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, कोई कपड़े बुनने लगा, कोई धातु से औजार बनाने लगा और इस तरह विभिन्न कामों का बंटवारा हुआ। इन्हीं कामों के कारण गांव बड़े होकर नगर बने और नगरों से सभ्यता का जन्म हुआ। सभ्यता की पहचान। एक सभ्यता की पहचान केवल उसके नगरों से नहीं होती थी, बल्कि वहां बने मंदिरों, महलों और नियम कानून से भी होती थी। लोगों ने बड़े बड़े भवन बनाए, सड़कें बनाई, बाजार लगाए, कला और शिल्प का विकास किया। यहीं से लेखन की शुरुआत हुई। पहले लोग गुफाओं में चित्र बनाते थे, लेकिन अब वे मिट्टी की तख्तियों, पत्तों और चमड़े पर लिखने लगे। लेखन ने उन्हें इतिहास दर्ज करने की ताकत दी। महान सभ्यताएं। प्राचीन दुनिया में कई महान सभ्यताएं उभरी। मिस्र की सभ्यता, जहां नील नदी बहती थी। लोगों ने ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाए, मम्मी बनाई और आकाश की ओर देखते हुए गणित और खगोल विज्ञान की शुरुआत की। मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच का क्षेत्र। यहीं से पहली बार लेखन की लिपि पैदा हुई। लोगों ने जिगुरत नामक मंदिर बनाए और अपने देवताओं की पूजा की, जिसे हम भारत की प्राचीनतम सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर आज भी मानव इतिहास के अनमोल उदाहरण हैं। यहाँ की सड़कों की योजना, नालियों की व्यवस्था और विशाल भवन आज भी हमें चकित करते हैं। जहाँ लोग पीली नदी के किनारे बसे, उन्होंने रेशम का आविष्कार किया और लिखावट की अनोखी शैली विकसित की। हर सभ्यता की अपनी पहचान थी, लेकिन सब में एक बात समान थी। लोगों ने मिलकर एक संगठित और सुंदर समाज बनाया। सभ्यताओं के साथ साथ धर्म और आस्था का जन्म हुआ। लोगों ने देवताओं की कल्पना की। किसी ने सूर्य को देवता माना, किसी ने चंद्रमा को, किसी ने धरती, किसी ने पानी और किसी ने आग को पूजनीय माना। ये आस्थाएं लोगों को जोड़ने लगीं। त्योहार और पूजा पाठ ने समाज को एकजुट किया। लोगों ने मिलकर गीत गाए, नृत्य किए और जीवन को अर्थ दिया। सभ्यता के साथ साथ कला, संगीत और ज्ञान का भी विकास हुआ। लोगों ने सुंदर मूर्तियां बनाई, चित्रकारी की, मिट्टी और धातु से अद्भुत वस्तुएं बनाई। लेखन के कारण कहानियां और विचार आगे बढ़े। शिक्षा की शुरुआत हुई। बच्चों
को लिखना पढ़ना सिखाया जाने लगा। यह सब इंसान की उन्नति का प्रतीक था। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन नगर में हैं। सुबह का समय है, बाजार सज चुका है, लोग अपने सामान बेच रहे हैं। किसी के पास मिट्टी के बर्तन हैं, किसी के पास कपड़े हैं, कोई मसाले बेच रहा है तो कोई धातु के औजार। दूर एक मंदिर की घंटियां बज रही हैं, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं और घरों की छतों पर लोग बातचीत कर रहे हैं। यह दृश्य बहुत जीवंत है, लेकिन साथ ही बहुत शांत और संतुलित गांवों के साथ सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। अब इंसान सिर्फ भोजन और शिकार के बारे में नहीं सोचता था, वह रिश्ते बनाने लगा। परिवार बने, समूह और कबीले बने। धीरे धीरे नियम भी बनने लगे। कौन खेत देखेगा, कौन जानवरों की देखभाल करेगा, कौन गांव की रक्षा करेगा। यह नियम ही समाज की नींव बने। कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन गांव में हैं। सुबह का समय है, सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। लोग हल से खेत जोत रहे हैं, बच्चे हंसते खेलते हैं, महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में पानी भर रही हैं और दूर गायें और बकरियां चर रही हैं। यह दृश्य शांति से भरा है, धीमा, स्थिर और सुकून देने वाला, जैसे समय ठहर गया हो। हमने देखा कैसे इंसान ने खेती सीखी, जानवरों को पालतू बनाया और गांवों की शुरुआत की। यही गांव आगे चलकर बड़े बड़े नगर बने और नगरों से सभ्यताओं का जन्म हुआ। अब आप गहरी सांस लीजिए और खुद को उस प्राचीन गांव में महसूस कीजिए, जहां सब कुछ शांत है, धीरे धीरे बहती हवा है और जीवन सरल और सुकून भरा है। अब आप और गहराई से नींद में जा सकते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा जारी है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे इन गांवों से महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। अब तक हमने दुनिया की कई महान सभ्यताओं की यात्रा की, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन। लेकिन अब हम लौटते हैं अपने देश भारत की ओर। भारत की भूमि हमेशा से ज्ञान और संस्कृति की धारा रही है। यहाँ की सभ्यता इतनी पुरानी है कि उसका इतिहास हजारों साल पीछे तक जाता है। आइए धीरे धीरे चलें सिंधु नदी के किनारे बसे नगरों की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता कल्पना कीजिए, आप हजारों साल पीछे जा रहे हैं। आपके सामने है एक व्यवस्थित नगर, सीधी सीधी सड़कें, दोनों ओर घर और बीच बीच में नालियां। ये है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के अद्भुत नगर। यहाँ के लोग बहुत व्यवस्थित थे। उनके घर ईंटों से बने होते थे। हर घर में पानी की व्यवस्था थी, स्नान गृह थे और नालियों का जाल था। इतना अच्छा प्रबंधन आज भी आश्चर्यचकित कर देता है। लोग कपास के कपड़े पहनते थे, मिट्टी और धातु के बर्तन इस्तेमाल करते थे और मोहरों पर चिन्ह उकेरते थे। यह उनकी लिखावट थी, जिसे आज भी पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। उनके देवता शायद प्रकृति से जुड़े थे। कोई वृक्ष की पूजा करता, कोई जल की। वे बैल और मातृ देवी की भी पूजा करते थे। सोचिए, इतने हजार साल पहले लोग इतने संगठित और समझदार थे। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत के प्राचीन गौरव की पहचान है। वैदिक काल, वेदों की ध्वनि सिंधु घाटी के बाद भारत में आया वैदिक युग। यह वह समय था जब वेद रचे गए। अर्कवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद के मंत्र आज भी हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं। लोग यज्ञ करते थे। अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु जैसे देवताओं की पूजा होती थी। समाज धीरे धीरे संगठित हुआ। परिवार और गोत्र बने। लोग पशुपालन और कृषि करते थे। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। इस काल में शिक्षा भी विकसित हुई। गुरुकुल परंपरा शुरू हुई, जहां बच्चे जंगलों के बीच स्थित आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करते थे। शिष्य अपने गुरु की सेवा करते हुए ज्ञान अर्जित करते थे। यह वह समय था जब भारत की संस्कृति ने आध्यात्मिक गहराई पाई। महाकाव्य काल, रामायण और महाभारत। वैदिक काल के बाद भारत ने दो महान महाकाव्यों को जन्म दिया, रामायण और महाभारत। रामायण श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण की कथा, एक ऐसी कहानी जो केवल धर्म और अधर्म की नहीं बल्कि आदर्श, त्याग और मर्यादा की है। महाभारत पांडव और कौरवों की महागाथा, जिसमें युद्ध के बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। यही उपदेश भगवद गीता कहलाया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है। इन महाकाव्यों ने भारत की संस्कृति को आकार दिया। उन्होंने केवल कथाएं नहीं सुनाई, बल्कि यह भी बताया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप किसी प्राचीन आश्रम में हैं। चारों ओर पेड़ों की छाया है, साधु मंत्र जप कर रहे हैं और शिष्य ध्यान में बैठे हैं।
चारों ओर शांति है, गहरी, सुकून भरी शांति। पिछले हिस्से में हमने देखा कैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वेद और महाकाव्यों ने वाद की नींव रखी। अब हम देखते हैं कैसे समय के साथ भारत की कला, धर्म और संस्कृति विकसित हुए और कैसे यह भूमि ज्ञान, दर्शन और सौंदर्य का केंद्र बनी। धर्म का विस्तार, बौद्ध और जैन धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में 2 महान धर्मों का उदय हुआ। पहला था बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि जीवन दुखमय है और दुख से मुक्ति केवल मध्यम मार्ग से संभव है। उनकी करुणा, शांति और ध्यान की शिक्षा पूरी दुनिया में फैली। दूसरा था जैन धर्म। महावीर स्वामी ने तपस्या और अहिंसा पर बल दिया। उन्होंने सादगी, संयम और आत्मसंयम का संदेश दिया। जैन धर्म के अनुयायी आज भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। इन दोनों धर्मों ने भारतीय संस्कृति को नई गहराई दी। यहाँ का समाज और अधिक आध्यात्मिक हुआ। कला और स्थापत्य। अब कल्पना कीजिए, आप किसी प्राचीन गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। दीवारों पर चित्र बने हैं, बुद्ध की मूर्तियां पत्थर में उकेरी गई हैं। यह हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। भारतीय कलाकारों ने पत्थर और धातु को जीवन दिया। मूर्ति शिल्प ने धर्म को जीवंत कर दिया। मंदिरों के शिखर आकाश को छूते थे और उनकी दीवारों पर इतिहास और कथाएं अंकित थीं। संगीत भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा था। वीणा, मृदंग और बांसुरी की ध्वनि मन को शांति देती थी। नृत्य, भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसे रूपों में कथाएं सुनाता था। भारत की कला केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना थी। दार्शनिक परंपरा। भारत केवल कला का ही नहीं, बल्कि दर्शन का भी केंद्र था। यहाँ अनेक दार्शनिक विचारधाराएं जन्मी। सांख्य, योग, वैशेषिक न्याय, मीमांसा और वेदांत। हर विचारधारा ने जीवन और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। पतंजलि का योग सूत्र हर भी ध्यान और साधना का मार्ग दिखाता है। वेदांत ने सिखाया कि आत्मा और परमात्मा एक हैं और अद्वैत का सिद्धांत दिया। भारत की दार्शनिक परंपरा मनुष्य को बाहर ही नहीं, बल्कि भीतर झांकने का भी मार्ग देती थी। संस्कृति का आदान प्रदान। भारत की संस्कृति सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रही। व्यापार मार्गों के माध्यम से भारत का ज्ञान, धर्म और कला चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम तक पहुंचे। सिल्क रूट पर रेशम और मसाले तो जाते ही थे, साथ ही भारत का संगीत, नृत्य और धर्म भी। बौद्ध धर्म चीन, जापान, श्रीलंका और थाईलैंड तक फैला। भारत सचमुच विश्व गुरु कहलाया। अब तक हमने दुनिया की कई महान सभ्यताओं की यात्रा की, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन। लेकिन अब हम लौटते हैं अपने देश भारत की ओर। भारत की भूमि हमेशा से ज्ञान और संस्कृति की धारा रही है। यहाँ की सभ्यता इतनी पुरानी है कि उसका इतिहास हजारों साल पीछे तक जाता है। आइए धीरे धीरे चलें सिंधु नदी के किनारे बसे नगरों की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता कल्पना कीजिए। आप हजारों साल पीछे जा रहे हैं। आपके सामने है एक व्यवस्थित नगर, सीधी सीधी सड़कें, दोनों ओर घर और बीच बीच में नालियां। यह है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता के अद्भुत नगर। यहाँ के लोग बहुत व्यवस्थित थे। उनके घर ईंटों से बने होते थे। हर घर में पानी की व्यवस्था थी, स्नानगृह थे और नालियों का जाल था। इतना अच्छा प्रबंधन आज भी आश्चर्यचकित कर देता है। लोग कपास के कपड़े पहनते थे, मिट्टी और धातु के बर्तन इस्तेमाल करते थे और मोहरों पर चिन्ह उकेरते थे। यह उनकी लिखावट थी, जिसे आज भी पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। उनके देवता शायद प्रकृति से जुड़े थे। कोई वृक्ष की पूजा करता, कोई जल की। वे बैल और मातृदेवी की भी पूजा करते थे। सोचिए, इतने हजार साल पहले लोग इतने संगठित और समझदार थे। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत के प्राचीन गौरव की पहचान है। वैदिक काल। वेदों की ध्वनि सिंधु घाटी के बाद भारत में आया वैदिक युग। यह वह समय था जब वेद रचे गए। आर्गवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद के मंत्र आज भी हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं। लोग यज्ञ करते थे। अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु जैसे देवताओं की पूजा होती थी। समाज धीरे धीरे संगठित हुआ। परिवार और गोत्र बने। लोग पशुपालन और कृषि करते थे। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। इस काल में शिक्षा भी विकसित हुई। गुरुकुल परंपरा शुरू हुई, जहां बच्चे जंगलों के बीच स्थित आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करते थे। शिष्य अपने गुरु की सेवा करते हुए ज्ञान अर्जित करते थे।
यह वह समय था जब भारत की संस्कृति ने आध्यात्मिक गहराई पाई। महाकाव्य काल, रामायण और महाभारत वैदिक काल के बाद भारत ने दो महान महाकाव्यों को जन्म दिया। रामायण और महाभारत। रामायण श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण की कथा, एक ऐसी कहानी जो केवल धर्म और अधर्म की नहीं बल्कि आदर्श, त्याग और मर्यादा की है। महाभारत पांडव और कौरवों की महागाथा, जिसमें युद्ध के बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। यही उपदेश भगवद गीता कहलाया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है। इन महाकाव्यों ने भारत की संस्कृति को आकार दिया। उन्होंने केवल कथाएं नहीं सुनाई बल्कि यह भी बताया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप किसी प्राचीन आश्रम में हैं, चारों ओर पेड़ों की छाया है, साधु मंत्र जप कर रहे हैं और शिष्य ध्यान में बैठे हैं। चारों ओर शांति है, गहरी सुकून भरी शांति। पिछले हिस्से में हमने देखा कैसे धर्म, कला और संस्कृति ने भारत को दिशा दी। अब हम पहुंचते हैं उस समय पर जब भारत में महान साम्राज्य उभरे। ये साम्राज्य केवल शक्ति और राजनीति के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि उनकी संस्कृति, कला और प्रशासन ने भारत को विश्व में पहचान दिलाई। आइए धीरे धीरे चलते हैं मौर्यकाल की ओर। मौर्य साम्राज्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। भारत की भूमि पर एक नया साम्राज्य खड़ा हो रहा था। इस साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके मार्गदर्शक थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य की नीति, बुद्धि और रणनीति ने मौर्य साम्राज्य को जन्म दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध की गहराई समझाई गई। चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य बनाया। उनका प्रशासन संगठित था। सड़कें, नहरें और व्यापार मार्ग बनाए गए। प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की गई। कल्पना कीजिए, अब पाटलिपुत्र की गलियों में चारों ओर सैनिक गश्त कर रहे हैं, बाजारों में लोग सामान खरीद बेच रहे हैं और महल में राजा बैठा न्याय कर रहा है। अशोक, धर्म का प्रकाश, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था। अशोक महान शुरुआत में वह एक योद्धा था। कलिंग युद्ध में उसने लाखों लोगों का संहार किया, लेकिन उसी युद्ध ने उसके हृदय को बदल दिया। अशोक ने शस्त्र छोड़ दिए और बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और धर्म का मार्ग चुना। उनके शिलालेख और स्तंभ आज भी हमें यह कहानी सुनाते हैं। अशोक ने धम्म का प्रचार किया। उन्होंने अस्पताल, सड़कें और धर्मशालाएं बनवाईं। उनका साम्राज्य केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि श्रीलंका और एशिया के कई हिस्सों तक फैला। अशोक का नाम आज भी शांति और करुणा का प्रतीक है। गुप्त साम्राज्य, स्वर्ण युग। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत ने गुप्त साम्राज्य का उदय देखा। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनके शासन में भारत कला, साहित्य और विज्ञान में समृद्ध हुआ। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी महान रचनाएं की। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में नई खोजें की। उन्होंने पाई का मान बताया और ग्रहों की गति को समझाया। गुप्तकालीन कला और मंदिर स्थापत्य आज भी अद्भुत हैं। देवताओं की मूर्तियां जीवंत लगती हैं। संगीत और नृत्य अपने चरम पर पहुंचे। ये सचमुच भारत का स्वर्णिम काल था। दक्षिण भारत के राज्य। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां संगम युग और चोल, पल्लव, पांड्य और चेर जैसे राज्य विकसित हुए। चोल साम्राज्य विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उनकी नौसेना शक्तिशाली थी। उन्होंने समुद्र पार तक अपना प्रभाव फैलाया। उनके मंदिर, विशेषकर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, आज भी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। संगम साहित्य ने तमिल संस्कृति को नई ऊंचाई दी। इस साहित्य में प्रेम, युद्ध, प्रकृति और समाज का सुंदर वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत का योगदान भारत की संस्कृति और कला को और समृद्ध करने वाला था। पिछले हिस्से में हमने देखा कैसे मौर्य, गुप्त और दक्षिण भारत के राजवंशों ने भारत को गौरवशाली बनाया। अब समय है आगे बढ़ने का। मध्यकालीन भारत की ओर। यह वह युग था जब नए शासक आए, नई संस्कृतियां आईं और भारत ने कला, स्थापत्य और राजनीति में एक नया रूप देखा। आइए धीरे धीरे चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली सल्तनत एक नई शुरुआत। 12वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली में एक नए युग की शुरुआत हुई। मोहम्मद गौरी और उनके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में शासन स्थापित किया। यहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत। इसमें 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने
साम्राज्य का विस्तार किया, उसने बाजारों को नियंत्रित किया और कीमतें तय की। तुगलक शासकों ने कई प्रयोग किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का प्रयास किया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। सल्तनत के समय में फारसी भाषा और इस्लामी स्थापत्य का प्रभाव बढ़ा। मस्जिदें, मकबरे और किलों का निर्माण हुआ। भारत की संस्कृति में नई परंपराएं जुड़ गईं। मुगल साम्राज्य, वैभव और संस्कृति। 16वीं शताब्दी में भारत में एक और महान साम्राज्य उभरा। यह था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की नींव रखी बाबर ने। फिर आया हुमायूं और उसके बाद भारत का सबसे महान शासक अकबर। अकबर ने केवल युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि दिल भी जीते। उसने धर्म की सहिष्णुता दिखाई, तीन-ए-इलाही नामक विचार प्रस्तुत किया। उसके दरबार में 9 रत्न थे, पीर सिंह, तानसेन, अबुल फजल और अन्य विद्वान। जहांगीर कला और चित्रकला का प्रेमी था। शाहजहां ने स्थापत्य की अद्भुत धरोहरें दी। ताजमहल प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक। लाल किला और जामा मस्जिद भी उसी के काल की देन है। औरंगजेब के समय साम्राज्य सबसे बड़ा हुआ, लेकिन धार्मिक कठोरता के कारण उसमें आंतरिक मतभेद भी बढ़े। मुगल काल में भारत ने स्थापत्य, चित्रकला, संगीत और साहित्य में नई ऊंचाइयां छुईं। फारसी और हिंदी का मिलन हुआ और उर्दू भाषा का जन्म हुआ। संस्कृति और जीवन शैली। मध्यकालीन भारत का जीवन विविध और रंगीन था। गांवों में किसान खेती करते थे, शहरों में बाजार सजते थे, कस्बों में कारीगर कपड़े बुनते, आभूषण बनाते। दरबारों में कवि और गायक अपनी कला प्रस्तुत करते। संगीत में तानसेन जैसे कलाकार चमके। कविता और गद्य में तुलसीदास, रहीम और कबीर ने लोगों के दिलों को छुआ। यह वह समय था जब भारत की संस्कृति ने मिलकर एक नई पहचान बनाई। पिछले हिस्से में हमने देखा कैसे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने भारत को नई पहचान दी। अब हम पहुंचते हैं इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। आधुनिक भारत। यह वह समय था जब विदेशी शक्तियां भारत आईं और धीरे धीरे इस भूमि पर अपना शासन स्थापित कर लिया। लेकिन यह वही समय भी था जब स्वतंत्रता की ज्योति जली और लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया। आइए धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यूरोपियों का आगमन। 16वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारी भारत आए। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। सबको भारत के मसालों, कपड़ों और सोने से आकर्षण था। सबसे पहले आए वास्को दा गामा, जो कालीकट पहुंचे। धीरे धीरे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने किले और गोदाम बनाने शुरू किए। फिर उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप किया और अंततः भारत पर नियंत्रण जमाना शुरू किया। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 ब्रिटिश सत्ता की नींव बन गए। अब भारत एक उपनिवेश की ओर बढ़ रहा था। ब्रिटिश शासन, प्रभाव और शोषण। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन पूरी तरह फैल गया। उन्होंने नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। रेलवे, टेलीग्राफ और डाक प्रणाली शुरू की। नए कानून और शिक्षा प्रणाली आई। लेकिन इसके साथ ही शोषण भी बढ़ा। किसानों से अधिक कर वसूले गए। भारत का उद्योग धंधा चौपट हुआ। लोग गरीबी और अकाल से पीड़ित हुए। ब्रिटिश शासन भारत के लिए एक कठिन समय था, लेकिन इसी दौरान नए विचार भी जन्म ले रहे थे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में भारतीयों ने पहली बार बड़े स्तर पर विद्रोह किया। इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, इन वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को प्रतीक के रूप में बैठाया गया। हालांकि यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने आजादी की नींव रख दी। लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की ज्वाला जल उठी। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में यह एक चर्चा का मंच थी, लेकिन धीरे धीरे यह स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गई। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी कैसे भारत का धन बाहर जा रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन नेताओं ने आंदोलन को नई दिशा दी। महात्मा गांधी और सत्याग्रह। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत को मिला एक नया नेतृत्व। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत की, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से पूरे देश को एक कर दिया। गांधी जी ने दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी
एक साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। अन्य महान नेता भारत की आजादी की लड़ाई में अनेक वीर शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। सरदार पटेल, जिन्होंने एकता का संदेश दिया। इन सब की त्याग और बलिदान ने स्वतंत्रता की ज्योति को और प्रखर किया। भारत की आजादी आखिरकार लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व और खुशी थी। सदियों की गुलामी के बाद भारत ने फिर से सांस ली, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। पिछले हिस्से में हमने देखा कैसे लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद भारत ने स्वतंत्रता पाई। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वतंत्र भारत की उस यात्रा की ओर जो आज तक चल रही है। ये यात्रा है विकास की, सपनों की और चुनौतियों की भी। स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो यह एक कठिन समय था। देश भटक चुका था, हजारों लोग विस्थापित हुए, हिंसा फैली। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन नेताओं ने धैर्य रखा, संविधान बनाया गया। भीमराव अंबेडकर ने इसे तैयार किया। 20 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना। विकास की ओर कदम। आजादी के बाद भारत ने विकास की ओर कदम बढ़ाए। कृषि में हरित क्रांति आई। भूखमरी की समस्या धीरे धीरे कम हुई। उद्योग स्थापित हुए, स्टील प्लांट, बांध, कारखाने बने, रेलवे का जाल फैला। भारत ने विज्ञान में भी प्रगति की। पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में गया। फिर इसरो ने दुनिया को चौंका दिया। चंद्रयान और मंगलयान जैसी सफलताओं से भारत को नई पहचान मिली। लोकतंत्र की शक्ति। भारत का सबसे बड़ा गर्व है उसका लोकतंत्र। हर नागरिक को अधिकार मिला कि वह अपनी सरकार चुन सके। गांव से लेकर संसद तक लोकतंत्र ने भारत को जोड़े रखा। कभी कभी मुश्किलें आईं, लेकिन भारत ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखा। सामाजिक बदलाव। धीरे धीरे समाज में भी बदलाव आया। शिक्षा का प्रसार हुआ, नए नए विचार उभरे। महिलाओं ने हर क्षेत्र में योगदान दिया। खेल, विज्ञान, राजनीति, सेना, हर जगह भारतीय महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई। दुनिया ने देखा कैसे एक नया भारत उभर रहा है। आर्थिक प्रगति। 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीतियां अपनाईं। बाजार खुले, विदेशी कंपनियां आईं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स और नई तकनीक ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत बना दिया। आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार है। युवाओं की ऊर्जा, किसानों की मेहनत, सैनिकों की बहादुरी और वैज्ञानिकों का ज्ञान मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। भारत ने खेलों में भी झंडे गाड़े, ओलंपिक में पदक लाए। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, हर खेल में नाम रोशन किया। ये वही भारत है जिसने सदियों की गुलामी झेली, लेकिन आज गर्व से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हमने एक लंबी यात्रा पूरी की। यह यात्रा हमें ले गई प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक। इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।